अटलांटिस। पश्चिमी दुनिया का लगभग हर इंसान यह नाम जानता है। एक खोई हुई सभ्यता जिसे समुद्र ने निगल लिया, लेकिन अटलांटिक से बहुत दूर। भारत की प्राचीन परंपराओं में एक और कहानी जीवित है जो इससे हैरत अंगेज रूप से मिलती जुलती है। एक खोई हुई मातृभूमि की स्मृति जिसे कुमारी कंडम कहा जाता है। भारत कोई एक ही संस्कृति वाला देश नहीं है, यह अनेक सभ्यताओं का विशाल संसार है। इस विशाल देश में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, अलग परंपराएं, अलग इतिहास, अलग पहचानें, हर एक की अपनी विशिष्टता है। इनमें से कई की जड़ें अत्यंत प्राचीन हैं और कोई भी दूसरे से कम नहीं। लोग केवल अपनी पहचान पर ही गर्व नहीं करते, बल्कि अपने पड़ोसियों की विशिष्टता का भी सम्मान करते हैं। विविधता के प्रति यह सम्मान और उससे जन्मी एकता, यह इस देश की सबसे गहरी पहचानों में से एक है। वास्तव में आधुनिक भारत 22 प्रमुख भाषाओं को आधिकारिक मान्यता देता है। यदि आप भारतीय मुद्रा रुपए को ध्यान से देखें तो उन कई भाषाओं को उसी नोट पर छपा हुआ पाएंगे। हर भाषा एक अलग भाषाई विरासत का प्रतिनिधित्व करती है, हर एक की अपनी कहानी। इन्हीं संस्कृतियों में सबसे प्राचीन परंपराओं में से एक तमिलनाडु के लोगों की है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित राज्य है। यहां बोली जाने वाली भाषा तमिल है। तमिल केवल एक क्षेत्रीय भाषा नहीं है, यह विश्व की महान शास्त्रीय भाषाओं में से एक है। इसकी साहित्यिक परंपरा 2000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। प्राचीन कविताएं, महाकाव्य कथाएं, दर्शन, राजनीतिक इतिहास, व्याकरण। दुनिया की बहुत कम संस्कृतियों के पास इतनी लंबी और निरंतर साहित्यिक परंपरा है। ये प्राचीन ग्रंथ एक विशाल जीवित संसार का वर्णन करते हैं। नदियों, पर्वतों, नगरों और शक्तिशाली राज्यों से भरा एक भूदृश्य। वास्तव में तमिल साहित्य उन 49 प्राचीन प्रदेशों की बात करता है जो कभी प्राचीन तमिल शासन के अधीन फले फूले थे। उनकी संस्कृतियां अद्भुत विस्तार से दर्ज हैं। उनकी कविता जीवित है, उनकी परंपराएं जीवित हैं, उनका इतिहास जीवित है, लेकिन वह भूमि स्वयं अब दिखाई नहीं देती। प्राचीन तमिल परंपरा के अनुसार यह खोई हुई भूमि कभी भारत के दक्षिण में स्थित थी, प्रारंभिक तमिल सभ्यता की एक विशाल मातृभूमि, एक ऐसा स्थान जिसका नाम आज भी तमिल संस्कृति में गूंजता है, कुमारी कंडम। कई लोग मानते हैं कि इस भूमि को समुद्र ने निगल लिया था हजारों वर्ष पहले, हिंद महासागर के नीचे लुप्त हुई एक सभ्यता। इसी कारण कुमारी कंडम की तुलना अक्सर अटलांटिस से की जाती है, एक प्रसिद्ध खोई हुई दुनिया जो प्राचीन साहित्य और मौखिक परंपराओं में ही बची रही। पीढ़ियों तक लोग इस खोई हुई तमिल मातृभूमि को हिंद महासागर की जलराशि के नीचे खोजते रहे, लेकिन आधुनिक विज्ञान के सामने इस विचार की एक गंभीर समस्या है। समुद्र तल का अध्ययन करने पर शोधकर्ताओं को डूबे हुए महाद्वीप का कोई प्रमाण नहीं मिलता, न खंडहर, न नगर, न मंदिर, कुछ भी नहीं। इसलिए रहस्य और गहरा हो जाता है। अगर प्राचीन तमिल ग्रंथ सचमुच किसी वास्तविक भूमि का वर्णन करते हैं और वह भूमि हिंद महासागर के नीचे नहीं है, तो वह कहां है? क्या असली रहस्य यह नहीं कि कुमारी कंडम डूबा नहीं, बल्कि यह है कि हम उसे गलत जगह खोजते रहे? और यदि तमिल साहित्य में याद की गई वह भूमि कभी पानी के नीचे गई ही ना हो? बहुतों के लिए कुमारी कंडम अब भी गहराइयों का रहस्य है, एक तमिल अटलांटिस जिसे हिंद महासागर के नीचे लुप्त माना गया, लेकिन एक लेखक और स्वतंत्र शोधकर्ता के रूप में जिसने 30 से अधिक वर्षों तक 25 देशों की यात्रा की, प्राचीन स्थलों, जीवित परंपराओं, वास्तुकला, पुराकथाओं और आदिवासी स्मृतियों का अध्ययन किया, मेरे सामने एक बड़ा सत्य उभरने लगा। भूगोल के संकेत, रूपरेखाएं, संबंध, वे सूत्र जो सबकी आंखों के सामने छिपे थे। मैंने संगम युग के प्राचीन तमिल ग्रंथों को जितना गहराई से पढ़ा, एक सत्य को अनदेखा करना उतना ही असंभव होता गया। ये कविताएं केवल कल्पना जैसी नहीं लगती, वे स्मृति में सुरक्षित भूगोल जैसी लगती हैं। वे भूदृश्यों को स्पष्ट रूप से दर्ज करती हैं। नदियाँ, नगर, पर्वत, वे संस्कृतियों, राज्यों और जीवन पद्धतियों को
असाधारण विस्तार से दर्ज करती हैं। वास्तव में तमिल साहित्य 49 प्राचीन प्रदेशों के जीवंत विवरण सुरक्षित रखता है जो कभी तमिल संसार का हिस्सा थे। उनकी परंपराएं याद रखी गईं, उनकी कविता बची रही, उनकी संस्कृति जीवित रही, लेकिन वह भूमि गायब हो गई जैसी लगती है। कुछ लोग कुमारी कंडम को भारत का अटलांटिस कहते हैं, लेकिन जब दुनिया अटलांटिस को अटलांटिक में खोजती रही, हम कुमारी कंडम को हिंद महासागर में खोजते रहे। और मुझे संदेह होने लगा कि दोनों खोजें गलत प्रश्न पूछ रही थीं, क्योंकि मैंने संगम कविताओं को जितनी सावधानी से पढ़ा वे मिथक नहीं बल्कि संरक्षित मानचित्र जैसी लगने लगी। न कल्पना न आविष्कार, एक वास्तविक भूगोल साहित्य में याद रखा गया, लेकिन सदियों तक गलत पड़ा गया। अंततः मुझे जो मिला वह अतीत में डूबा हुआ कोई खोया महाद्वीप नहीं था, बल्कि वर्तमान में दिखाई देने वाला जीवित भूदृश्य था, एक भूमि जो महासागर के उस पार प्रतीक्षा कर रही थी। इस वीडियो में मैं वह खोज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आइए इस यात्रा पर साथ चलते हैं। सच्चा इतिहास कोई विलासिता नहीं है, ये एक मौलिक अधिकार है और ये सबका है। बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स 6 खंडों की एक यात्रा है, मानव सभ्यता को अधिक स्पष्ट और गहराई से समझने की खोज, विरासत में मिली समय रेखाओं से परे, थोपी गई सीमाओं से परे और उन नक्शों से परे जो हमें दिए गए। यह यात्रा साक्ष्य, संदर्भ, स्मृति और फिर से देखने के साहस से निर्देशित है। पहला खंड तैयार है, दूसरा और तीसरा खंड अब अपने अंतिम चरण में है और यात्रा जारी है। इतिहास को आपकी भाषा में बोलना चाहिए, इसीलिए हम इस श्रृंखला का अनुवाद कर रहे हैं और इन वीडियो को दुनिया की अनेक भाषाओं में आवाज दे रहे हैं। यदि आपकी भाषा अभी इसमें नहीं है तो टिप्पणियों में हमें बताइए। आइए मिलकर सच्चे इतिहास के और निकट चलें, थोड़ा थोड़ा करके। यही है बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स और यहीं से ये कहानी शुरू होती है। क्या कुमारी कंडम केवल एक मिथक है या यह प्राचीन तमिल परंपरा में सुरक्षित किसी वास्तविक भूमि की स्मृति है? एक सदी से भी अधिक समय से विद्वान और इतिहासकार इस प्रश्न पर बहस करते आए हैं। क्या प्रारंभिक तमिल सभ्यता की सचमुच कोई खोई हुई मातृभूमि थी या यह केवल साहित्य के माध्यम से चली आई एक शक्तिशाली कल्पना थी? इस रहस्य को समझने के लिए हम तमिल सभ्यता के सबसे प्राचीन, आज भी जीवित ग्रंथों में से एक से शुरुआत करते हैं, तोलकाप्पियम। माना जाता है कि इसे प्राचीन विद्वान तोलकाप्पियार ने 2000 से अधिक वर्ष पहले रचा। तमिल संस्कृति में इस ग्रंथ का स्थान वैसा ही है जैसा अन्य सभ्यताओं में उनके मूलभूत शास्त्रीय ग्रंथों का होता है। यह केवल तमिल भाषा का व्याकरण नहीं है, यह प्राचीन तमिल संसार की संस्कृति, समाज और भूगोल का एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक भी है। और इसी ग्रंथ की शुरुआत में ही तोलकाप्पियार एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे तमिल मातृभूमि की सीमाएं बताते हैं। वे लिखते हैं, उत्तर में वेंकट से दक्षिण में कुमारी तक यही वह श्रेष्ठ भूमि है जहां तमिल बोली जाती है। संगम युग के अन्य कवि भी इसी भूगोल को दोहराते हैं, बार बार वही सीमाएं सामने आती हैं। उत्तर वेंकट, दक्षिण कुमारी और दोनों ओर समुद्र। सदियों तक विद्वानों ने माना कि यह दक्षिण भारत के भूगोल का वर्णन है, लेकिन जब हम इन स्थानों को आधुनिक मानचित्र पर रखते हैं तो कुछ विचित्र दिखाई देता है। उनके बीच की भूमि अपेक्षाकृत छोटी है, फिर भी कवि कहीं अधिक विशाल संसार का वर्णन करते हैं। एक ओर लंबे पर्वत, 3 ओर समुद्र, एक विशाल प्रायद्वीप। तो वे पर्वत कहाँ हैं? वह विशाल प्रायद्वीप कहाँ है? कविताओं में वर्णित भूगोल आधुनिक तमिलनाडु और हिंद महासागर में कल्पित कुमारी कंडम से भी बड़ा क्यों लगता है? सदियों तक यह प्रश्न बिना उत्तर के रहा, जब तक हम उस संभावना पर विचार करने का साहस न करें जो लगभग असंभव लगती है। क्या हो अगर अतीत के कवियों ने एक बिल्कुल अलग महाद्वीप का वर्णन किया हो? क्या हो अगर वह नक्शा जिस पर हमने हमेशा भरोसा किया वह पूरी तरह गलत हो? लेकिन जब हम अपनी दृष्टि भारत से आगे प्रशांत महासागर के पार ले जाते हैं तो हम ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां यह प्राचीन वर्णन अचानक समझ में आने लगता है। मेसो अमेरिका,
वहां हमें एक ऐसा भूदृश्य मिलता है जो तमिल साहित्य के वर्णन से मेल खाता है। और संकेत यहीं समाप्त नहीं होते। मेसो अमेरिका में दक्षिणी मेक्सिको को केंद्र बनाकर मध्य अमेरिका के कुछ हिस्सों तक फैले क्षेत्र में बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स शोध के अनुसार तमिल परंपरा में याद किया गया पांड्य वंश, इस शोध में ओल्मेक, माया और बाद के एज़टेक संसार से जुड़ा हुआ पहचाना गया है। दक्षिणी मेक्सिको को केंद्र बनाकर मध्य अमेरिका के भागों तक फैले इस क्षेत्र में प्राचीन तमिल वर्णन वास्तविक भूगोल से मेल खाने लगता है। उत्तर में कविताएं वेंकट को किसी छोटी पहाड़ी के रूप में नहीं, बल्कि तमिल संसार की उत्तरी पर्वत सीमा के रूप में रखती हैं। और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि संगम साहित्य में वेंकट का वर्णन केवल पवित्र स्थल के रूप में नहीं मिलता, उसे एक सीमा के रूप में वर्णित किया गया है, एक दहलीज जिसके पार भाषा संसार बदल जाता है। इसीलिए वेंकट को केवल तिरुपति तक सीमित कर देना समस्या पैदा करता है। ऐसी सीमा के लिए वास्तविक पर्वत सीमा चाहिए, सिर्फ एक पहाड़ी नहीं। किसी छोटी पहाड़ी को बार बार पर्वत कह देने से प्रमाण नहीं बनता। असली प्रश्न केवल यह नहीं है तिरुपति कहां है, असली प्रश्न यह है कविता किस प्रकार की उत्तरी पर्वत सीमा दिखाती है। यह प्रश्न हमें उस पर्वत का असली पैमाना समझने पर मजबूर करता है। और यहीं मेक्सिको के ओआहाका पर्वत इस चर्चा में प्रवेश करते हैं। तिरुमला एक पूजनीय पहाड़ी परिसर है जिसकी ऊंचाई लगभग समुद्र तल से 980 मीटर है, लेकिन सेरा माद्रे दे ओआहाका बिल्कुल अलग पैमाने का भूदृश्य है। लगभग 300 किलोमीटर तक फैली एक पर्वत प्रणाली जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 2500 मीटर है और शिखर 3000 मीटर से ऊपर जाते हैं। यह छोटा अंतर नहीं है, यह पर्वत के पैमाने, उसके रक्षात्मक कार्य और भौगोलिक बनावट तीनों में बड़ा अंतर है। जब वेंकट को सभ्यतागत सीमा के रूप में याद किया गया, एक उत्तरी ऊंचा दुर्ग जिसके पार दूसरा भाषा क्षेत्र शुरू होता था, तो ओआहाका पर्वत श्रृंखला एक स्पष्ट भौगोलिक मेल के रूप में उभरती है। और पर्वत का प्रश्न यहीं समाप्त नहीं होता। तमिल साहित्य के महान महाकाव्यों में से एक सिलप्पतिकारम है। नेडियोन पवित्र ऊंचाई से जुड़े हैं, प्रकाश, महिमा और दिव्य प्रकट होने की छवियों के साथ। यदि यह स्मृति केवल सीमा पर्वत को नहीं बल्कि एक विराट पवित्र ऊंचाई को भी संजोए है, तो एक और तुलना सामने आती है, चोलुला। मध्य मेक्सिको में चोलुला का महान पिरामिड खड़ा है, जिसे नहुआत्ल परंपरा में निर्मित पर्वत कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे विशाल पिरामिड है, एक पवित्र केंद्र जिसे सदियों तक और भी विराट बनाया गया। इसका मतलब यह नहीं कि ये दोनों जगहें बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन यह हमें एक बहुत गहरी सच्चाई दिखाता है। मेसो अमेरिका में हम केवल छोटी मोटी पहाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने विशाल पवित्र वास्तुकला का ऐसा परिदृश्य है जो तमिल स्मृति का भार संभाल सके। पूर्व में कैरिबियन सागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर और दक्षिण में भूमि समुद्र की ओर संकरी होती जाती है। तभी तमिल साहित्य में वर्णित भूगोल अचानक मेल खाने लगता है। भारत में कुमारी कंडम के लिए हमारे पास नाम है, पर वैसा भूदृश्य नहीं। लेकिन मेसो अमेरिका में हमें उस नाम के योग्य भूदृश्य मिलता है और संकेत यहीं नहीं रुकते। कुमारी कंडम की स्मृति में गहरे अंकित हैं ऐसे स्थल चिन्ह जिन्हें हम छाया स्थल चिन्ह कह सकते हैं। प्राचीन तमिल ग्रंथों में वर्णित पवित्र स्थान जो आधुनिक मानचित्रों से गायब हैं। कवियों ने कुमारी मलाई की बात की, एक महान पर्वत जो उनके संसार की पवित्र सीमा को चिह्नित करता था। उन्होंने मणिमलाई को भी याद रखा, रत्नों का पर्वत, उस खोई हुई भूमि की संपदा से जुड़ा एक स्थल चिन्ह। उन्होंने दो महान नदियों का भी वर्णन किया, कुमारी नदी, भूमि को आकार देने वाला प्राकृतिक जलमार्ग, और पहरुली नदी, जिसे प्राकृतिक नदी के रूप में नहीं बल्कि मानव हाथों से निर्मित जलमार्ग के रूप में याद किया गया। यदि तमिल लोगों की खोई हुई भूमि सचमुच दुनिया में कहीं थी, तो ये स्थल चिन्ह आज भी वहां होने चाहिए, सबके सामने छिपे हुए, और आश्चर्यजनक रूप से वे वहां हैं। मेक्सिको के ओल्मेक हृदय प्रदेश में एक विशाल ज्वालामुखीय पर्वत श्रृंखला उठती है जिसे सिएरा दे लॉस टुक्सलास कहा जाता है।
तटीय मैदानों से उठती हुई एक शक्तिशाली संरचना। यही वह स्थान है जहां से ओल्मेक लोगों ने वह बेसाल्ट निकाला जिससे उनके प्रसिद्ध विशाल पत्थर शीर्ष बनाए गए। यह पर्वत कुमारी मलाई का सबसे निकट भौगोलिक मेल है। इसी भूदृश्य के भीतर एक स्मृति है जिसे संगम स्मृति थीम लाई यानी अग्नि पर्वत के रूप में सुरक्षित रखती है, और इस शोध में वह सैन मार्टिन पाजापन से जुड़ती दिखाई देती है। इस खोए हुए भूगोल में एक और स्मरणीय पर्वत है, मणिमलाई, रत्नों का पर्वत। इस पुनर्निर्माण में उसकी सबसे निकट प्रतिध्वनि उत्तर में मोटागुआ घाटी और सिएरा दे लास मिनास से जुड़े जेड समृद्ध पर्वतीय संसार में दिखाई देती है। मणिमलाई चमकदार पत्थरों वाले पर्वत की स्मृति बचाए रखता है, और यही बात महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यापक ओल्मेक संसार में उच्च संस्कृति जेड और मैग्नेटाइट जैसे चमकदार चुंबकीय खनिजों से गहराई से जुड़ी थी। ऐसे पत्थर जो चमक सकते थे, ऐसे पत्थर जो प्रकाश को परावर्तित कर सकते थे, ऐसे पत्थर जो आग तक जगा सकते थे। इस अर्थ में मणिमलाई केवल खनिज संपदा की स्मृति नहीं बल्कि उस पर्वतीय संसार की स्मृति भी सुरक्षित रखता है जहां संपदा, शक्ति और अधिकार गहराई से जुड़े थे। इसी उच्च भूमि क्षेत्र से दक्षिणी मेक्सिको की महान नदियों में से एक बहती है, कोआत्साकोआल्कोस नदी। पूर्व की ओर समुद्र तक बहने वाला एक शक्तिशाली प्राकृतिक जलमार्ग। तमिल साहित्य में वर्णित कुमारी नदी से यह उल्लेखनीय समानता रखता है, लेकिन अंतिम संकेत सबसे अधिक आश्चर्यजनक है। तमिल परंपरा में याद रखी गई नदियों में एक नदी अलग खड़ी होती है, पेहरुली नदी। इसे केवल एक प्राकृतिक नदी के रूप में याद नहीं किया जाता, इसे इंसानी हाथों से बनाए गए जलमार्ग के रूप में याद किया जाता है। यह हमारी खोज की दिशा को पूरी तरह बदल देता है। अब हम केवल एक नदी की तलाश नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसी सभ्यता की तलाश कर रहे हैं जो पानी को अपने वश में करना जानती थी। पानी का एक अद्भुत ढंग से रचा गया परिदृश्य, एक ऐसी जगह जहां इंजीनियरिंग और प्रकृति का गहरा ज्ञान एक साथ मिल गए थे। यहीं पापालोआपन बेसिन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। कोआत्साकोआल्कोस के पास ही दक्षिण पूर्वी मेक्सिको के महान जल संसारों में से एक स्थित है। उसका व्यापक इतिहास बाढ़ नियंत्रण, तटबंधों, पानी की दिशा बदलने और मानव हाथों से जल प्रवाह को आकार देने से जुड़ा है। यह खोज हमें केवल नदी पर रुकने नहीं देती, यह नहरों, जल मोड़ों, नियंत्रित बाढ़ मैदानों और मनुष्य द्वारा बदली गई दलदली भूमियों की ओर इशारा करती है। एक ऐसा भूदृश्य जिसे लोगों ने सचमुच आकार दिया। अब यह केवल कल्पना नहीं है। वेराक्रूज के निचले मैदानों में पुरातात्विक और रिमोट सेंसिंग अध्ययन स्पेनियों के आगमन से पहले के जल प्रबंधन भूदृश्यों को सामने ला चुके हैं, जहां ऊंचे खेत, निकासी नहरें, जलाशय और नियंत्रित जल ग्रहण क्षेत्र दिखाई देते हैं। त्लालिस्कोयान बेसिन में साक्ष्य स्पष्ट रूप से दलदली जमीन को सुखाने, पानी की दिशा बदलने और उसे उत्पादक भूमि में बदलने के प्रयासों की ओर संकेत करते हैं। विस्तृत पापालोआपन ओल्मेक संसार में यही पैटर्न दूसरे रूपों में फिर दिखाई देता है। त्रेस सापोतेस के पास भूदृश्य जल प्रबंधन के संकेत सुरक्षित रखता है। सैन लोरेंजो में विशाल मिट्टी कार्य और बेसाल्ट से बने निकासी तंत्र प्रारंभिक अमेरिकी सभ्यताओं की सबसे प्रभावशाली इंजीनियरिंग उपलब्धियों में गिने जाते हैं। यह कोई साधारण दलदल नहीं था जहां प्राचीन लोग बस बसे हुए थे। यह मानव श्रम से बनाया गया जल संसार था, एक भूदृश्य जिसे आकार दिया गया, मोड़ा गया, तटबंधों से बांधा गया, सुखाया गया और रहने योग्य बनाया गया। इस दृष्टि से पेहरुली की स्मृति भी बदल जाती है। अब वह साधारण नदी की स्मृति नहीं रह जाती, वह मानव इंजीनियरिंग से बदले जलमार्ग की स्मृति बनकर सामने आती है। केवल प्राकृतिक प्रवाह नहीं, बदला गया, दिशा दी गई और सभ्यता द्वारा संभाला गया जलमार्ग। कवियों ने हमें आधुनिक नक्शे के निर्देशांक नहीं दिए, उन्होंने उससे भी पुरानी और कई अर्थों में अधिक मूल्यवान चीज छोड़ी। एक पवित्र पर्वत, चमकदार पत्थरों से याद किया गया एक पर्वत, एक महान प्राकृतिक नदी और मानव हाथों से घड़ी गई दूसरी नदी। भूगोल का दायरा फैलते ही यह पैटर्न मिथक की तरह तैरता नहीं रहता, वह धरती पर खड़ा दिखने लगता है। जो कभी काव्यात्मक प्रतिध्वनि था,
वह भौगोलिक स्मृति की तरह पढ़ा जाने लगता है। इस पूरे भूदृश्य में पुरातत्वविदों ने बड़े पैमाने पर प्राचीन जल प्रबंधन के प्रमाण पाए हैं और ऐसे इंजीनियर किए गए जलमार्ग जिन्होंने भूमि के प्रवाह को आकार दिया। एक ऐसी सभ्यता के निशान जो विशाल पैमाने पर पानी के साथ काम कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन तमिल ग्रंथ वर्णन करते हैं। वेराक्रूज के भूदृश्य में वह स्मृति पैटर्न आज भी कायम है। जो कभी छाया स्थल चिन्ह लगते थे वे अब छाया नहीं रहे। वे पर्वत हैं, वे नदियां हैं और वे आज भी वही हैं, पहचाने जाने की प्रतीक्षा में। लेकिन सबसे अद्भुत संकेत आता है तमिल साहित्य की महानतम कृतियों में से एक से, सिलप्पतिकारम नामक महाकाव्य। यह प्राचीन कथा दो केंद्रीय पात्रों कोवलन और कन्नगी की बात करती है। महाकाव्य में एक स्थान पर वे एक पवित्र अनुष्ठान करते हैं। कन्नगी चंद्र कुंड में स्नान करती है, कोवलन सूर्य कुंड में स्नान करते हैं। सदियों तक इसे प्रतीक माना गया, एक काव्यात्मक जोड़ी, एक साहित्यिक छवि। लेकिन दक्षिण अमेरिका के ऊंचे एंडीज में हमें एक ऐसा स्थान मिलता है जहां यह प्रतीक भौतिक रूप में दिखाई देता है, टिटिकाका झील। उसकी जलराशि में दो पवित्र द्वीप खड़े हैं, इस्ला देल सोल सूर्य का द्वीप और पास ही इस्ला दे ला लूना चंद्रमा का द्वीप। सदियों तक ये द्वीप एंडियन सभ्यता के आध्यात्मिक केंद्र रहे। तीर्थयात्री वहां पहुंचने के लिए पवित्र जल पार करते थे। सूर्य द्वीप, चंद्र द्वीप, पवित्र जल जो कभी रूपक जैसा सुनाई देता था अब स्मृति बनकर दिखाई देता है और यह सब कुछ बदल देता है। पीढ़ियों तक कुमारी कंडम को डूबे हुए महाद्वीप के रूप में समझाया गया, एक ऐसी सभ्यता जिसे समुद्र ने निगल लिया। और कड़रकोल, समुद्र द्वारा भूमि को ले लेने की साहित्यिक स्मृति इस धारणा को और गहरा करती रही। इसने पाठकों को पूर्ण समुद्री डुबान की कल्पना करने के लिए प्रेरित किया, मानो एक विशाल मातृभूमि सदा के लिए जल के नीचे खो गई। लेकिन यही पढ़ाई अंतिम नहीं थी। असली बात यह नहीं थी कि पूरा महाद्वीप महासागर के नीचे लुप्त हो गया था। असली भूल भौगोलिक थी, क्योंकि जैसे ही भूगोल का दायरा फैलता है समुद्र द्वारा ली गई भूमि की स्मृति बिल्कुल अलग रूप लेने लगती है। अब इसे कल्पना मानना जरूरी नहीं रह जाता और इसे डूबे हुए महाद्वीप का प्रमाण मानना भी जरूरी नहीं रहता। इसके बजाय यह एक भयानक प्राकृतिक आपदा की स्मृति हो सकती है जिसने एक वास्तविक भूदृश्य के तटीय हिस्से को बेरहमी से मिटा दिया। और यह संभावना सब कुछ बदल देती है। प्राचीन मेक्सिको की खाड़ी का क्षेत्र एक निचला इलाका था जो समुद्र की ओर खुलता था और जहां विशाल नदियां आकर मिलती थीं। यहां समुद्र के भयानक उफान ने उस सभ्यता पर ऐसे गहरे घाव छोड़े होंगे जो कभी न मिट सके। ऐसी दुनिया में पीढ़ियों की स्मृति में बने रहने के लिए समुद्र को, किसी पूरे महाद्वीप को निगलना जरूरी नहीं था। इसके लिए केवल तटीय मैदानों, उनके जीवन के आधार को खत्म करना ही काफी था। नदी मुखों पर, बाढ़ घाटियों पर, उन निचली बस्तियों पर जहां भूमि और जल हमेशा नाजुक संतुलन में थे। इस दृष्टि से कुमारी कंडम समुद्र के नीचे लुप्त हुई भूमि नहीं लगता, वह स्मृति में सुरक्षित मातृभूमि बनकर सामने आता है। कविता में सुरक्षित एक वास्तविक भूगोल जिसे बाद में गलत मानचित्र से गलत समझा गया। जब हम प्राचीन कवियों द्वारा छोड़े गए संकेतों का अनुसरण करते हैं, जब हम उनके वर्णनों की तुलना वास्तविक भूदृश्यों से करते हैं, एक नई संभावना सामने आती है। कुमारी कंडम डूबी हुई भूमि नहीं थी, वह स्मृति में सुरक्षित भूमि थी। साहित्यिक स्मृति में सुरक्षित एक मातृभूमि, महासागर के नीचे नहीं, महासागर के पार। प्राचीन तमिल कवि निराधार कल्पना नहीं लिख रहे थे, वे एक भूगोल समझा रहे थे जिसे पढ़ना हम भूल गए थे। इतिहास केवल वह नहीं है जो घटा, वह भी है जो स्मृति में जीवित रहता है और कभी-कभी अतीत धैर्य से प्रतीक्षा करता है जब तक कोई मानचित्र को सही ढंग से पढ़ न ले। कुमारी कंडम सच में कभी डूबा नहीं था, उसे गलत पढ़ा गया था और अब उसे फिर से पहचाना गया है। जब यह भूगोल प्राचीन ग्रंथों के वर्णन से सचमुच मेल खाता है तो एक प्रश्न अब भी बचता है, हमारे पूर्वज और क्या जानते थे? पूरी पड़ताल बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स खंड 2
में जारी रहती है, क्योंकि यह खोज केवल शुरुआत है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? पीढ़ियों तक कुमारी कंडम की कल्पना खोए हुए महाद्वीप के रूप में की गई एक सभ्यता जिसे समुद्र ने निगल लिया। लेकिन जब हम प्राचीन तमिल ग्रंथों में सुरक्षित संकेतों का अनुसरण करते हैं, एक बहुत अलग चित्र सामने आने लगता है। अगर संगम युग के कवि मिटक नहीं रच रहे थे, अगर वे एक सच्ची स्मृति बचा रहे थे, भूमियों की स्मृति, नदियों की, पर्वतों की और उन सभ्यताओं की जो उन मानचित्रों से परे थीं जिन्हें हमने बाद में विरासत में पाया, यदि यह सच है तो कुमारी कंडम कभी भी गहराई में खोया महाद्वीप नहीं था। वह एक वास्तविक भूगोल था, गलत पड़ी गई मातृभूमि जिसे गलत मानचित्र पर रख दिया गया। और हम जितना निकट से देखते हैं, पुराने विचार को स्वीकार करना उतना ही कठिन हो जाता है। सोचिए, इस स्मृति में क्या क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत, चमकदार पत्थरों का पर्वत, एक महान प्राकृतिक नदी, मानव हाथों से आकार दी गई नदी, एक विशाल जीवित भूगोल। ये सब मिलकर समुद्र में डूबी भूमि कैसे बन जाते हैं? यही असली प्रश्न है। यह खाली समुद्र की स्मृति नहीं है, यह वास्तविक भूदृश्य की स्मृति है। संकेत बहुत स्पष्ट हैं और तमिल साहित्य में वे इतनी बार दिखाई देते हैं कि उन्हें आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। कभी कभी इतिहास मिटता नहीं, कभी कभी हम उसे केवल गलत तरीके से पढ़ते हैं, और जब हमारी पढ़ाई बदलती है तो अतीत अचानक बिल्कुल अलग दिखाई देता है। मेरे लिए यह पड़ताल एक सरल प्रश्न से शुरू हुई। अगर समस्या साहित्य में नहीं बल्कि मानचित्र में थी, तो आज हमने केवल उस साक्ष्य की सतह को छुआ है जो अमेरिकी महाद्वीपों को प्राचीन भारत की पांड्य वंश परंपरा से जोड़ता है। ये इतिहास दृष्टि बदल देने वाले दावे हैं। ये केवल राय पर आधारित नहीं है, ये पुरातत्व, जीवित परंपराओं, पवित्र नारी तत्व की ज्ञान परंपराओं और सबके सामने छिपे वैश्विक संकेतों पर आधारित है। अब आप केवल दर्शक नहीं हैं। इस खोज को देखते ही आप उस इतिहास को पुनः प्राप्त करने के मिशन का हिस्सा बन जाते हैं, जो कभी सच में खोया नहीं था, केवल भुला दिया गया था। इस यात्रा का पूरा साक्ष्य संग्रह मेरी 6 खंडों वाली पुस्तक श्रृंखला बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स मेन है। यह विशेष साक्ष्य खंड 2 में विस्तार से आता है। यदि आप भी मेरी तरह मानते हैं कि सच्चा इतिहास कोई विलासिता नहीं बल्कि अधिकार है, तो मुझे आपसे अभी 2 काम चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये साक्ष्य और अधिक लोगों तक पहुंच सकें। bestkeeptsecrets.life पर जाइए, इनसाइडर ईमेल सूची में शामिल होकर सभी आधिकारिक प्री ऑर्डर और रिलीज जानकारी प्राप्त कीजिए। कृपया अपने विचार नीचे कमेंट में लिखिए। आपकी आवाज़ इस मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। आइए मिलकर उस इतिहास को पुनः प्राप्त करें जो हम सबका है। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। धन्यवाद।